Everyone, in today's video we are going to discuss elections. तो elections जो है सबसे पहले उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 224 से लेकर 329 जो है वो इलेक्टोरल सिस्टम से डील करता है. हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में जो भी इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दिया हुआ है पार्ट 15 के अंदर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल जो 324 है वो डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे हमारे इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो पूरे इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, चाहे वो पार्लियामेंट की इलेक्शंस हो, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, एनी इलेक्शन. जो एक सिंगल इलेक्टोरल रोल है वो प्रिपेयर होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस के लिए, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही प्रिपेयर करता है, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई ऐसा कम्युनल सिस्टम से रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन नहीं होता. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग और वही लोग, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग और वही उस ग्रुप को वोट करेंगे. ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता. पूरे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं और सभी जो हैं एलिजिबल होते हैं वोटिंग के लिए. नेक्स्ट इज़ ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि इलेक्टोरल रोल में उसको जगह देने से मना कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसकी कास्ट के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, इन किसी भी बेसिस पर किसी भी इंडिविजुअल को इनएलिजिबल घोषित नहीं फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रूल्स. और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक इलेक्शन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होता है, ठीक है, यानी कि जो पर्सन एलिजिबल है वोटिंग के लिए, जो पर्सन 18 एज के ईयर्स के हैं और उससे ऊपर हैं, दे कैन वोट. एंड ये जो पहले जो था वो वोटिंग एज 21 थी, बट थ्रू एन अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू जो वोटिंग एज है वो 21 से गिरा कर 18 कर दी गई है, ठीक है, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू. और ऐसा कोई भी पर्सन जो 18 साल का है या उससे बड़ा है उसे हम वोट देने से मना नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो डिस्क्वालीफाइड ना हो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. या तो वो रेजिडेंस ना हो, या तो उसका दिमाग अनसाउंड हो, उसने कोई करप्शन किया हो, इलीगल प्रैक्टिस में शामिल हो, तब तक हम उसको वोट देने से मना नहीं कर सकते. अगर ठीक है. फिर पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स इन इलेक्शंस. जो पार्लियामेंट है वो हर एक प्रोविज़न बना सकता है हर एक मैटर पे रिलेटिंग टू द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. जो पार्लियामेंट है वो प्रोविजंस बनाता है इलेक्शंस के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए. कैसे, क्या प्रोविजंस बनाता है, जैसे कि वो इलेक्टोरल रूल्स बनाने में बनाता है, ठीक है. फिर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे वो काम करता है. स्टेट लेजिस्लेचर सेम प्रोविजंस बनाता है फॉर द इलेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है. पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर. बट जो पार्लियामेंट ने प्रोविजंस बना दिए वो स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर नहीं बनाता, बिकॉज स्टेट लेजिस्लेचर के पास ओवरराइडिंग पावर्स नहीं है. मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उसके पास पार्लियामेंट से कम पावर है इन ऑर्डर टू मेक प्रोविजंस फॉर द इलेक्शंस. Next is the Constitution declares that validity of the law relating to the delimitation Constitution. Consequently, the order is issued by the. जो डेलिमिटेशन कमीशन है वो जो ऑर्डर देती है वो फाइनल होता है और वो किसी भी कोर्ट में जो है वो क्या नहीं कर सकते, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो
उसमें लिखा गया है दैट नो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब कोई भी इलेक्शन जो कि पार्लियामेंट में हो रहा है, एनी इलेक्शन दैट इज़ हैपनिंग इन द parliament, any election that is happening in the parliament and state legislate, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, any election that is happening in the parliament, ठीक है, और state legislature that is not questioned, मतलब उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसे कोई भी मुंह उठाकर जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर को, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। हाँ, क्वेश्चन कर सकते हैं थ्रू एन इलेक्शन पेटिशन, एक इलेक्शन पेटिशन तुमको वो करनी पड़ेगी और फिर ही तुम किसी इलेक्शन को वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। 1966 से जो इलेक्शन पिटिशंस है वो सिर्फ पहले हाई कोर्ट के पास तुम इशू कर सकते हो, नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट पे हम जा सकते हैं बट डायरेक्टली नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाने अपनी पिटिशन लेके, पहले हाई कोर्ट उसको देखेगा, फिर देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। जो आर्टिकल 320B है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो एक ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करें, किस लिए, कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स में जजमेंट देने के लिए। बट अभी तक कोई भी ऐसा ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, सो फार नो ट्रिब्यूनल हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, जिसके ऊपर जजमेंट हो इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड। फिर एक चंद्र कुमार केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उस ट्रिब्यूनल की जो अपील है वो हाई कोर्ट में पेश की जा सकती है, ठीक है। Consequently, if any time an election tribunal is established, an appeal from its decision lies to the High Court. नेक्स्ट, अब हम जानेंगे व्हाट इज़ द इलेक्शन मशीनरी, मतलब इलेक्शन के जो प्रोसेस, इलेक्शन का जो इतना लेंथी प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। उसमें बताऊँ, उसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स और काफ़ी अदर ऑफिसर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द इलेक्शंस, लाइक दिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने पहले बताया कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है, जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। ये एक 3 मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज़, और जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को, ठीक है। तो मतलब प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। और नेक्स्ट, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, कौन होता है ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर? ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है या तो किसी स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी का होता है, और ये जो है वो किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के इलेक्शंस को सुपरवाइज करता है, उस पर कंट्रोल रखता है ताकि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है, ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है इसको कहाँ से अपॉइंट करते हैं? ये जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिसर या स्टेट यूनियन टेरिटरी का ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हम किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से या यूनियन टेरिटरी से, ताकि वो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन को सुपरवाइज करे। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ये जो है वो सुपरवाइज करता है, देखभाल करता है इलेक्शन की इन द डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शन हो रहा है। और ये जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है ये किसी स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर
सॉरी, ये किसी स्टेट से नॉमिनेट होता है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज रिटर्निंग ऑफिसर, RO. ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से कंसर्न. मतलब ये किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन और पार्लियामेंट्स के इलेक्शन में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ का इलेक्शन कंडक्ट करवाता है. और ये जो ऑफिसर है ये लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट होता है ये, अगेन इन कंसल्टेशन विद द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. या फिर यूनियन टेरिटरी के इलेक्शंस के लिए हो या तो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से हो तो स्टेट गवर्नमेंट से. देन नेक्स्ट इज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. ये जो ऑफिसर होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो है वो इलेक्टोरल रोल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इलेक्शंस में. ठीक है, और ये जो है ये भी फिर से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स में से नॉमिनेट किया जाता है, अगेन इन कंसल्टेशन विद द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है विद असिस्टेंस ऑफ द पोलिंग ऑफिसर कंडक्ट्स द पोल एट द पोलिंग स्टेशन. मतलब ये असिस्ट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर और कंडक्ट करवाता है पोल्स को पोलिंग स्टेशन पे. डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को. जो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन ऑफिसर है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है वो जो है वो अपॉइंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को. और अगेन इसका इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी इसका अपॉइंटमेंट, अगर यूनियन टेरिटरी के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करना है तो वो रिटर्निंग ऑफिसर करेगा. अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए करना है तो कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करेगा. सेकेंड नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वर्स. अब इलेक्शन जब कंडक्ट होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वर्स की नीड होती है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, ट्रुथफुल हो रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से हो रहे हैं. तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करती है फॉर द इलेक्शंस. सबसे पहला होता है जनरल ऑब्जर्वर. द कमीशन डिप्लॉयज जनरल ऑब्जर्वर्स इन एडिक्वेट नंबर टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट. मतलब इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, नॉमिनेशन होता है, ये स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के लिए होता है बेसिकली. ठीक है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके. सेकेंड इज़ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर. ये जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं ये कमीशन इनको अपॉइंट करती है और ये जो है वो मॉनिटर करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है. कोई कैंडिडेट कहीं ज़्यादा एक्सपेंडिचर तो नहीं कर रहा लिमिट से. थर्ड इज़ पुलिस ऑब्जर्वर्स. ये जो ऑब्जर्वर्स होते हैं इसमें IPS ऑफिसर्स होते हैं. ठीक है, द कमीशन डिप्लॉयज IPS ऑफिसर्स एज पुलिस ऑब्जर्वर्स स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर. उस एरिया की सेंसिटिविटी, क्या उस एरिया में कभी इलेक्शंस के दौरान दंगे हुए हैं, क्या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस तरीके की सेंसिटिविटी को देखते हुए वहाँ पर पुलिस ऑब्जर्वर्स लाइक IPS ऑफिसर्स वहाँ पर डिप्लॉयड होते हैं. ठीक है, विद द फोर्स, ताकि एक इंश्योर एनवायरनमेंट कर सकते फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का. देन माइक्रो ऑब्जर्वर्स कौन होते हैं? इन एडिशन टू द जनरल ऑब्जर्वर्स द कमीशन ऑल्सो डिप्लॉयज माइक्रो ऑब्जर्वर्स. तो ऑब्जर्व, ये अगेन ऑब्जर्व करते हैं पोल डे पर. ठीक है, ये ऑब्जर्व करते हैं पोलिंग स्टेशंस को. लाइक ये जो हैं दैट आर चूजन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं और ये सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर होते हैं. ठीक है, ऑन द डे राइट ऑफ पोलिंग, राइट. ये EVMs अच्छी तरह से सील होके आई हैं कि नहीं, काउंटिंग अच्छे से हुई है कि नहीं, EVMs वोट होने के बाद सील हुई है कि नहीं, प्रॉपर EVMs अच्छे तरीके से आई हैं कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से चेक हुए हैं कि नहीं. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स, और ये भी चेक करते हैं कि दे ऑल्सो रिपोर्ट द जनरल ऑफिसर्स डायरेक्टली अबाउट विटिलेशन ऑफ द पोल प्रोसीडिंग्स इन देयर अलॉटेड पुलिस स्टेशन. कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो वो अपने जनरल ऑब्जर्वर्स को फट से बताते हैं, और यही काम होता है माइक्रो ऑब्जर्वर्स का. सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्शन प्रोसेस. अब हमारा जो है वो टॉपिक इतना रह गया है, फटाफट से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं लाइन टू लाइन.
फर्स्ट इज़ इलेक्शन प्रोसेस में होता है टाइम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शंस जो है वो हर 5 साल में होते हैं लोकसभा के, और लोकसभा जो है वो पहले भी डिज़ोल्व हो जाती है, बट डिज़ोल्व जो है वो प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, या तो लोकसभा मेजॉरिटी में नहीं रह पाती इसलिए डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, या फिर उसमें कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, राइट, तो जो है वो लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है। तो इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। और जो इलेक्शंस होते हैं, मतलब अगर आज कोई लोकसभा डिज़ोल्व हुई है तो उसका लास्ट डे जो सेशन हुआ है और फर्स्ट डे जो सेशन होना था न्यू लोकसभा में, ठीक है, उसके बीच में सिर्फ 6 महीनों का अंतर होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। Election Commission puts into effect the machinery for holding election. The Constitution states that there can be no longer than 6 months, maximum 6 months का gap हो सकता है between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling new house. फिर जब ये इलेक्शन वगैरह का प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन जब तय कर लेती है कि हाँ अब इलेक्शन करना है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये अनाउंस कर दिया जाता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर द गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके गाइडेंस के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो हो जाता है, आउट हो जाता है। और फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो इन लोगों को, इलेक्टर्स को बुलाती है, नोटिफाई करती है, बताती है कि इलेक्शंस होने वाले, आप इसमें एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करें। और जैसे ही नोटिफिकेशंस आउट होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, तो वो अपना नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो फाइल करना शुरू कर देते हैं, भरना शुरू कर देते हैं। और ये जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, ये जो है इसको चेक कौन करता है, स्क्रूटिनाइज अच्छे से उसको एग्जामिन कौन करता है, ये करता है हमारा रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। और रिटर्निंग ऑफिसर को जिसका नॉमिनेशन पेपर अच्छा ना लगे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, और रिजेक्ट होने का कारण भी उसे बताते हैं उस कैंडिडेट को। और जब ये नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो चेक हो जाते हैं और जो नॉमिनेट हो जाते हैं कैंडिडेट, उनको 2 दिन का समय मिलता है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो विड्रॉ करना चाहता है, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, इन 2 दिन में वो सोच सकता है और अपना जो नाम है वो कटवा सकता है प्रॉपर स्क्रूटिनाइजेशन के बाद, ठीक है। फिर जो है वो ओथ लेनी पड़ती है कैंडिडेट्स को, और ये जो ओथ है वो जनरली इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है वो किसके सामने लेनी है, बट जनरली जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है वो ही ओथ जो है वो दिलवाते हैं कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट इज़ इलेक्शन कैंपेन एंड मॉडल कंडक्ट। जो इलेक्शन कैंपेन है वो 2 वीक्स बिफोर द इलेक्शन शुरू हो जाता है, और जो कैंडिडेट्स हैं वो जोरों शोरों से अपना वो करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि आप हमें वोट दें, आप हमें वोट दें, लोगों के पास जा जा कर उन्हें बताते हैं, ठीक है, लोगों को पर्सुएड करते हैं, उनको मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। और ये जो कैंपेनिंग है वो 40 आवर्स बिफोर द इलेक्शन क्लोज हो जाती है, ठीक है, 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शन दिस कैंपेन क्लोजेस, और फिर नहीं होती। और जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये भी इलेक्शन कमीशन इशू कर देता है बिफोर इलेक्शन कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको ध्यान में रखना है कैंडिडेट्स ने, ताकि जो वो हैं वो डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं, कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम ना कर दे जिसकी वजह से वो इलेक्शन ना लड़ पाएँ। इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेज गाइडलाइंस फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स, और ये उनकी सहमति से ही गाइडलाइंस बनती है। फिर जो है वो पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो भी बताती हैं, प्रोग्राम्स भी बताती है लोगों को कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जो पिछले लीडर्स हैं उनकी नाकामी भी बताती है। और फिर पोलिंग डे में जो है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, एक ही जगह सब लोगों का वोट नहीं लिया जा सकता, इसलिए डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बनती है जिसमें जो है लोग अपना जाकर वोट जो है वो देते हैं। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि कितनी दूरी पे होती हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हम पढ़ेंगे बैलेट पेपर एंड सिंबल्स। बैलेट पेपर जो है वो पहले यूज़ किए जाते थे फॉर द वोटिंग, ठीक है, और ये कुछ ऐसे दिखते थे बैलेट पेपर ऐसे, दीज आर द बैलेट पेपर, ये बैलेट पेपर होते थे, और ये बॉक्सेस होते थे ऐसे
हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोग अपने वोट इसी में डाल देते थे। तो ये कुछ अच्छी एक फेयर मीन नहीं लगता था, बिकॉज सब ऐसे हैंड से होता था, कुछ ऐसे इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी। तो हम कहाँ पे थे, या बैलेट एंड सिंबल। तो नॉमिनेशन जब हो जाता है कैंडिडेट्स का कंप्लीट, तो एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रिपेयर की जाती है रिटर्निंग ऑफिसर्स जो कि उनको नॉमिनेट करते हैं उनके थ्रू, जिसके ऊपर बैलेट पेपर प्रिंट किए जाते हैं और उसके ऊपर जो है कैंडिडेट का नेम, पार्टी, सिंबल, ये सब प्रिंट किया जाता है उस बैलेट पेपर पे। और वो बैलेट पेपर कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा, यहाँ उनका नेम कैंडिडेट्स का, यहाँ पार्टी सिंबल, और फिर लोग ईवीएम पे जाकर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और उनका जो वोट है वो सबमिट हो जाता है। या पहले जो था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम्स पे वोट नहीं देते थे लोग, बैलेट पेपर का यूज़ होता था और उसी से। बट 2004 के बाद से ईवीएम्स का ज़्यादा यूज़ होने लगा। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बैलेट पेपर की जगह और बैलेट बॉक्सेस की जगह पे यूज़ किया जाता है, जो कि पहले यूज़ किए जाते थे, ठीक है। और ये जो ईवीएम है इनके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इनवैलिड वोट्स जो हैं, डाउटफुल वोट्स जो हैं, वो सब नहीं होता है इसमें, कोई कंट्रोवर्सी जल्दी होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। जो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग है वो फास्टर है, वो जल्दी से हो जाती है, इजी है एक तरह से। और ये जो है वो काफ़ी सारे पेपर्स भी बचाते हैं, बिकॉज पहले बैलेट पेपर यूज़ होते थे, तो ट्रीज़ से ही बनता है ना पेपर, तो ट्रीज़ की कटिंग भी होती थी बहुत, तो इसीलिए ये इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी हेल्प करा। प्रिंटिंग की कॉस्ट को रिड्यूस, बिकॉज ऑफ हर पेपर प्रिंट, उसमें सिंबल, तो काफ़ी प्रिंटिंग की कॉस्ट को भी रिड्यूस किया गया। तो अब हम जानेंगे कि वोटिंग प्रोसीजर क्या होता है। अब हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, बस 1 पेज इज़ लेफ्ट। वोटिंग प्रोसीजर। Voting procedure is by the secret ballot. Polling station are usually set up with public. जो polling stations होते हैं वो जनरली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल, हॉल्स, कम्युनिटी हॉल्स, इसमें जल्दी वोट्स होते हैं, बिकॉज ये एक लार्ज एरिया होता है जिसमें जो लोग हैं वो इजीली आकर वोट दे देते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, ईवीएम्स होते हैं, ये 2 किलोमीटर्स की दूरी पर होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 किलोमीटर की दूरी पर तो ईवीएम्स ज़रूर होंगे। to ensure that there is polling stations within 2 किलोमीटर ऑफ एवरी वाटर, हर एक वाटर के 2 किलोमीटर में होने चाहिए पोलिंग स्टेशंस, ठीक है। और एक पोलिंग स्टेशंस में 1200 वोटर्स से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, उतने ही आने चाहिए। 8 घंटों तक वो पोलिंग स्टेशन ओपन रहता है इलेक्शन वाले डे के दिन। और और जब वोटर्स की एंट्री होती है पोलिंग स्टेशन में इलेक्टर्स की, तो उनका आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है, उनका नेम चेक किया जाता है इलेक्टोरल रोल्स में, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, उनके हैंड पर, उनकी 4 फिंगर में ऑफ द लेफ्ट हैंड है ना, 4 फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड पे इंक लगती है ब्लैक, और फिर दे कैन cast their vote on the ballot button by pressing that ballot button in the ठीक है। और ये पूरी सेक्रेसी के साथ होता है और वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी मौजूद रहते हैं। देन सुपरवाइजिंग इलेक्शंस, जब ये सब इलेक्शन होता है तो जो इलेक्शन कमीशन है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वर्स जो हमने पहले डिस्कस किया, जनरल ऑब्जर्वर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर्स, तो ये सब जो है वहाँ पर मौजूद रहते हैं, इलेक्शन को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं। और हर एक कैंडिडेट एक ही बार वोट डालता है। मीडिया को वहाँ पर अलाउ होता है जाना, ठीक है, उनको स्पेशल पासेस मिलते हैं वहाँ पर जाने के लिए। और इलेक्टोरल रोल तो आपको पता होगा कि एक लिस्ट होती है जिसमें पीपल जो है उनके नेम रहते हैं जो कि वोटर्स हैं जिनकी एज 18 से ऊपर और 18 है, ठीक है। और ये हर साल में या कुछ सालों बाद जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये रिवाइज यानी कि दोबारा से देखी जाती है कि इसमें जिनकी डेथ हो गई उनको एक्सक्लूड किया जाता है, जो 18 टर्न हो गया न्यूली उनको इंक्लूड किया जाता है। सो फिर आता है रिज़ल्ट डे काउंटिंग। तो ये जो काउंटिंग होती है ये रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में होती है, सुपरविजन में होती है काउंटिंग, और जो ये रिज़ल्ट है वो रिटर्निंग ऑफिसर ही डिक्लेयर कर देता है कि किस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले। जो इलेक्शन है लोकसभा के वो फर्स्ट पास्ट द
वोट सिस्टम से होता है और इसमें बस यही दिया गया है। और फिर इलेक्शन पिटीशन कि जो इलेक्टर्स हैं वो ऐसे फाइल कर सकते हैं केस इन द माल प्रैक्टिस। अगर उनको लगे सब कुछ सही नहीं है तो वो केस फाइल आउट कर सकते हैं इलेक्शन पिटीशन, बट टू द हाई कोर्ट फर्स्ट एंड देन टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड अभी तक हमारी 17 जनरल इलेक्शन जो हैं ये EVM हमारी ऐसी दिखती है जो अब यूज़ होती है, और ये ट्रेडिशनल बैलेट पेपर्स जो पहले यूज़ होते थे। So I hope this is clear to you.